Good afternoon, everybody. गुड आफ्टरनून जी, गुड आफ्टरनून. चलिए जी, आइए. गुड आफ्टरनून एवरीवन, गुड आफ्टरनून. We are live now. In our last class, dear, I taught you about affirmative sentences and negative sentences. Today we will start from interrogative sentences. I hope you have already revised your last class. I think so. Everyone? Sure? Promise? Okay, let's see. सो कल की क्लास में हमने डियर स्टार्ट किया था हमारा अफर्मेटिव सेंटेंसेस. बेसिकली वी स्टार्टेड टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस एंड वी हैव ऑलरेडी कवर्ड टू टाइप्स. टाइप नंबर 1 दैट इज अफर्मेटिव सेंटेंस, टाइप नंबर 2 दैट इज नेगेटिव सेंटेंस, एंड टुडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस. गॉट इट गाइस? Okay, for sure. And after today's interrogative sentences, we will do some practice based on affirmative, negative, and interrogative sentences. In today's class, first of all, we will cover our type number 3rd, that is interrogative sentences. Then we will do some practice based on affirmative, negative, and interrogative sentences. So we are going to cover a PDF today, and you will get the PDF till 5 p.m. or 6 p.m. चलिए मैं हिंदी में बोल देता हूं. आज हम क्या करेंगे? अफर्मेटिव नेगेटिव हमने कर लिया था. आज हम करेंगे डियर इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस. और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जैसे ही कवर होंगे शाम को 5 बजे तक आपको पीडीएफ मिल जाएगी. ठीक है? गॉट इट? चलिए मैं उस पीडीएफ के बारे में आपको बता देता हूं. तो इस पीडीएफ के बारे में बता देता हूं. दिस इज द फैमिली पीडीएफ. दिस इज द फैमिली पीडीएफ. ये फैमिली पीडीएफ है. इसमें हम क्वेश्चन आंसर्स खेलेंगे. अगर कोई आपसे आपकी फैमिली के बारे में पूछना चाहता है तो वो क्या क्या पूछ सकता है और आप क्या क्या आंसर कर सकते हैं, सो दैट आज के बाद आपको क्वेश्चन आंसर रिलेटेड टू फैमिली कोई भी पूछेगा, यू विल एबल टू आंसर ईच एंड एवरी क्वेश्चन इन इंग्लिश ओनली. So you should know about the family questions. So today's PDF is based on family questions. And after completing this PDF, you will get this PDF till 5 p.m. Got it? Chali. So let's start from interrogative sentences, that is type number 3rd. चलिए अब स्टार्ट करते हैं डियर. टाइप नंबर 3rd. आगे सभी लेट लतीफों टाइम पे आया करो. टाइप नंबर 3rd. टाइप नंबर 3rd बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज, और जो सेंटेंस फॉर्मेशन पर बेस्ड है आज हम उस पीडीएफ को करेंगे. ठीक है? चलिए 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 चलिए. सो टाइप नंबर 3rd, दैट इज इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस. Interrogative sentences. So what do you mean by interrogative sentences? Do you know? Do you know? Do you know the meaning of interrogative sentences? Yes sir, we know. That means यही तो interrogative है. अभी आपसे क्वेश्चन पूछा. Do you know about the interrogative sentences? That is a question. So I am trying to interrogate. मैं interrogate करने की कोशिश कर रहा हूं. यही क्वेश्चन, यही sentences interrogative sentences कहलाते हैं. That means interrogative is derived from interrogate verb. Interrogate verb. Interrogate means what? To ask something. इंटेरोगेटिव शब्द इंटेरोगेट वर्ब से लिया गया है. और इंटेरोगेट का मतलब क्या होता है? कुछ पूछना, कुछ
पूछना। जब मैं आपसे कुछ पूछूंगा उसको बोलते हैं हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। जब मैं आपसे कुछ पूछूंगा उसको हम बोल देते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। याद रखिएगा डियर, जो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं इनके भी अपने टाइप होते हैं। टाइप नंबर ए, इसे हम बोलते हैं क्लॉज एंडेड क्वेश्चन। क्लॉज एंडेड क्वेश्चंस, देखो कई दफा बच्चों को पता होगा ये क्लॉज एंडेड क्वेश्चंस, और इन्हीं को हम एक प्यारा सा नाम दे देते हैं यस नो क्वेश्चंस। यस नो क्वेश्चंस, ये वैसे क्वेश्चंस होते हैं जिनका शॉर्ट में आप यस नो में रिप्लाई कर सकते हो, जिनका रिप्लाई आप यस या नो में कर सकते हो, जिनका रिप्लाई आप यस और नो में सिर्फ कर सकते हो। वेरी गुड, यस और नो में आप इनका रिप्लाई कर सकते हैं और आप वहां रुक सकते हैं, वो कंप्लीट सेंस हो गई। ठीक है, डन है, वो कंप्लीट सेंस होगी, वो कंप्लीट सेंस होगी। सो आप क्लोज एंडेड क्वेश्चंस जिनको बोलते हैं वही यस नो क्वेश्चंस होते हैं। बेटा हाउ डू यू का रिप्लाई क्या होता है सब आगे आएगा। एक दो जो आप बीच बीच में क्वेश्चन पूछते हो, ये बैच ऐसा नहीं है कि कहीं से कुछ भी मैं बताऊंगा, समझ आया? स्टार्टिंग से करेंगे विशाल बेटा। हाउ डू यू का रिप्लाई फिलहाल इतना जान ले, हाउ डू यू होता है, बाकी क्यों होता है वो बाद की बात है। ठीक है बेटा, चला जाओ। सो क्लोज एंडेड क्वेश्चंस मींस यस नो क्वेश्चंस, वो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनका आप हाँ या ना में रिप्लाई करो, रुक जाओ। कैसे दिखते हैं ये क्वेश्चंस, हमेशा याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चंस का एक फॉर्मेट होता है, ऐसे क्वेश्चंस का एक फॉर्मेट होता है जिसमें आप हेल्पिंग वर्ब पहले लगाते हैं, और आप सब जानते हैं अबाउट हेल्पिंग वर्ब। फिर आप सब्जेक्ट लगाते हैं जिसके बारे में भी आपको बात करनी है, फिर आप मेन वर्ब लगाते हैं, साथ साथ कॉपी रखिएगा, और डियर फिर आप एक्सप्लेनेशन लगाते हैं। ऑफ कोर्स बाद में लिखती दफा क्वेश्चन मार्क होता है, बट बोलते दफा आप क्वेश्चन मार्क नहीं लगा सकते। ठीक है, बोलते दफा आप क्वेश्चन मार्क नहीं लगा सकते। ठीक है, चलिए ध्यान से सुनिएगा, डन है? सो हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ये। हाँ, मैं कॉमन क्वेश्चन आप सबका ले लेता हूं। होता क्या ना, अभी आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, सर ऐसा करो तो, सर ऐसा हो तो, ऐसा हो तो, ऐसा हो तो, ऐसा हो तो। ये सब आगे सिलेबस में आना है, सो डोंट वरी अबाउट इट, आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस कुछ भी लगाओ। अच्छा डियर, जो हेल्पिंग वर्ब होती हैं ये दो टाइप से होती हैं, जरा गौर फरमाइएगा। या तो ये हेल्पिंग वर्ब डियर आएंगी अकॉर्डिंग टू टेंस, या ये हेल्पिंग वर्ब में आप देखते हैं मॉडल्स। में अभी बिल्कुल अभी मैं दोनों के एग्जांपल लिखूंगा, आपको समझ आ जाएंगे। या तो ये हेल्पिंग वर्ब आएंगी अकॉर्डिंग टू टेंस, या ये हेल्पिंग वर्ब आएंगी अकॉर्डिंग टू मॉडल्स। आप यहां तक कॉपी कीजिएगा पहले, आप यहां तक कॉपी कीजिएगा पहले। हेल्पिंग वर्ब या तो आपके अकॉर्डिंग टू टेंस आएंगी, या अकॉर्डिंग टू मॉडल्स आपके पास हेल्पिंग वर्ब यूज की जाएंगी। और इन जो ये फॉर्मेट्स जो मैं ग्रामर करा रहा हूं ना, अगर इस ग्रामर में आपकी 1% भी कमी रही ना, कभी भी स्पोकन में आप कामयाब नहीं हो पाएंगे। इसलिए इनको बार बार रिवाइज किया करो, इन चीजों को सीखा करो। और जो आज हमने सेंटेंसेस किए हैं, इस पर बेस्ड आपको फैमिली पीडीएफ में आज मैंने आपको बोला वो मैं कराऊंगा। दूसरी बात याद रखिएगा, सेंटेंस फॉर्मेशन की ऐसी नहीं कि पीडीएफ आपको कोई ऐसी मिलेगी कि उसकी सेंटेंस फॉर्मेटिंग हेडिंग मिलेगी। सेंटेंस फॉर्मेशन आपने सीखा है, इस पर बेस्ड पीडीएफ मिलेगी। ठीक है ना, कि अगर ये आपको नहीं पता होता तो आप उस पीडीएफ को नहीं समझ पाते, सिंपल बात ये है। ठीक है ना, ध्यान से सुनिएगा। देखो, जैसे मुझे एक क्वेश्चन तैयार करना है, मुझे एक क्वेश्चन तैयार करना है, तो मैं कैसे वो क्वेश्चन तैयार करूंगा, मैं वो कैसे क्वेश्चन तैयार करूंगा, जरा मुझे बातचीत में हेल्प कीजिएगा। देखो, क्वेश्चन नहीं, पहले एक सेंटेंस बनाते हैं डियर, फिर उसका क्वेश्चन रूप देखते हैं। अगर मैं ये बोलूं दे आर गोइंग टू मुंबई, दे आर गोइंग टू मुंबई, वो मुंबई जा रहे हैं। ठीक है, दे आर गोइंग टू मुंबई, तो आप ध्यान दीजिएगा, ये इंफॉर्मेशन है, ये इंफॉर्मेशन है। आई एम नॉट ट्राइंग टू आस्क समथिंग, आई एम टेलिंग यू, आई एम टेलिंग यू, आई एम नॉट ट्राइंग टू आस्क समथिंग, आई एम टेलिंग यू। मैं कुछ पूछने की कोशिश नहीं कर रहा, मैं तो बता रहा हूं। दे आर गोइंग टू मुंबई। अब इसी को आप एक क्वेश्चन बनाओ,
इफ द स्पीकर इज अननोन वेदर दे आर गोइंग टू मुंबई और नॉट, then the speaker should ask, and how can I ask, मैं कैसे पूछ सकता हूं? देखो भाई, स्पीकर जानता है तो ये बात बोलेगा, अगर मुझे नहीं जानता वो वहां जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। देखो मैंने आपको पहले ही प्रॉमिस किया था, whatever I will speak in English, I will definitely translate the statements into हिंदी। सो प्लीज पेशेंस रखिएगा, बिल्कुल शांत रहिएगा, ठीक है ना। हर बच्चा जो हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम है, हमें सबको साथ लेके चलना है। बिल्कुल बेसिक से मैंने शुरुआत की है, बिल्कुल जीरो से पढ़ाऊंगा। तो आप लोग रुकिएगा, जो मैं इंग्लिश में बोलूंगा 100% मैं उसे हिंदी में बोलूंगा। जैसे मैंने अब ये सेंटेंसेस इंग्लिश में बोले तो उन्हें हिंदी में बता दिया, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा। इफ आई एम ट्राइंग टू आस्क समथिंग देन आई शुड यूज हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट बिफोर द सब्जेक्ट to convert this information into an interrogative sentence। इस इंफॉर्मेशन को इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए मुझे आर पहले यूज करना होगा, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में सब्जेक्ट यूज करूंगा। आर दे गोइंग टू मुंबई, आर दे गोइंग टू मुंबई, आर दे गोइंग टू मुंबई। आप क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, आर दे गोइंग टू मुंबई, एंड योर फेस should look like a question mark। समझे? जब आप क्वेश्चन पूछते हैं तो आपके फेस एक क्वेश्चन मार्क फेस बन जाना चाहिए। आर दे गोइंग टू मुंबई, आर दे गोइंग टू मुंबई, ये याद रखिएगा। आपकी प्रोनाउंसिएशन, आपकी फेस एक्सप्रेशंस, आपकी बॉडी लैंग्वेज, ये बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो एक साथ चलेंगे। कहीं कोई बच्चा ये सोचे कि सर इनकी अलग से हेडिंग डला के कुछ होगा। ध्यान दीजिएगा डियर, आप अपने इस चार्ट को अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें ऐसी दिखाई देंगी जो हमारी साथ साथ चल रही हैं। ये मत सोचिए इनकी क्लास अलग होगी। जैसे ध्यान से सुनिएगा, आपकी ग्रामर साथ साथ चल रही है, आपकी वोकैब जो नए वर्ड्स आते हैं साथ साथ देखेंगे, अलग भी पीडीएफ मिलेगी। ध्यान से सुनिएगा बेटा, आपकी बॉडी लैंग्वेज में साथ साथ काम करा रहा हूं, आपकी कम्युनिकेशन और प्रेजेंटेशन स्किल्स पे मैं साथ साथ काम करा रहा हूं। आप अपने आप को कैसे प्रेजेंट करते हैं, क्या बोलेंगे, किस सिचुएशन में क्या बोलेंगे। ध्यान से सुनिएगा, पर्सनैलिटी के बारे में मैं साथ साथ बताते चलता हूं। ये मत सोचिएगा कि एक क्लास में रखूं या 2 क्लास रखूं और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो जाएगी। ये जो 2, 2.5, 3, 4 महीने है ना डियर, ये कंप्लीट लगेंगे इसको सीखने में। साथ साथ कभी ऐसा होगा मैं आपको मिरर प्रैक्टिस करना सिखाऊंगा, बट यू शुड हैव समथिंग टू टॉक अबाउट। आपके पास कुछ होना चाहिए उसके बारे में बात करने के लिए, तो उसके लायक हो जाएंगे आप। फिर आपको मिरर प्रैक्टिसिंग सिखाऊंगा। और ऐसी कोई क्लास नहीं होती डियर जिसमें मैं आपका कॉन्फिडेंस इंप्रूव नहीं करता। ऐसी कोई क्लास नहीं होती जिसमें मैं आपके फेस एक्सप्रेशंस और वॉइस पे काम नहीं करता। ऐसी कोई क्लास नहीं होती जिसमें मैं आपको स्टॉप सेइंग नहीं बताता कि यार ये चीज छोड़ो और इसकी बजाय आप ये चीज यूज करो। ये आप दिमाग में बैठाइएगा। सो ये मत सोचिएगा इनकी कोई अलग क्लास होनी है, नहीं डियर। इसका मतलब है ये बैच ये चीजें कवर करेगा। हर क्लास में हम कुछ ना कुछ मेथड चूज करते हैं कि इससे सीख सके। ट्रांसलेशन करता हूं मैं, चलता हूं। डे टू डे लाइव कॉन्वर्सेशन की पीडीएफ जो मिलेंगी वो भी कवर होती चलेंगी। सो ये याद रखिएगा। तो ये चीजें कभी भी ये ना सोचें। बट जब आप 1-1.5 महीना बैच चल लेगा और थोड़े से अच्छे लेवल पे पहुंच चुके होंगे, फिर मैं बताऊंगा आप ये वीडियो कॉल पे जीडी कैसे कर सकते हैं। फिर मैं आपको सिखाऊंगा ये वीडियो कॉल पर आप जीडी कैसे करेंगे फ्रेंड्स के साथ। फिर आप बोलोगे सर मेरे फ्रेंड्स नहीं है, उसका भी इलाज बताऊंगा। फिर आप जीडी को, ग्रुप डिस्कशन को विदाउट फ्रेंड्स कैसे कर सकते हैं। ये चीज याद रखिएगा डियर। तो ये चीजें ऐसे नहीं है कि ये सिलेबस 1-2 महीने में खत्म हो जाएगा, नहीं। वी विल टेक अवर 3 to 4 months। और ये सारी चीजें मिक्स चलती हैं डियर, कभी भी स्पोकन अलग अलग नहीं चलता है। यही सबकी गलती होती है जो वो गलती कर लेते हैं। अब एक बात मुझे बताइए, आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, क्या मैं एक क्लास में समझा सकता हूं? जब मैं आपको डेली टोकूंगा तब जाके आपको 3-4 महीने बाद, या 2 महीने लगाओ, 2 महीने बाद आप ऐसे एक्सप्रेशंस देने लग जाएंगे। वेन एवर यू आर ट्राइंग टू आस्क समथिंग योर फेस शुड लुक लाइक अ क्वेश्चन मार्क। तो क्या मैं एक ही क्लास में सारी टिप्स आपके दिमाग में डाल दूंगा? आप बोलोगे सर हम तो भूल भी गए। सो ये कोई एक दिन का काम नहीं है। एक बात बताइए, किसी बच्चे को संस्कारी बनाना है क्या एक दिन का मतलब है?
मैंने बोला आओ बच्चों को संस्कार सिखाते हैं, जब से वो पैदा होता है ना तब से उसे आदत डालनी पड़ती है। ये बात आप लोग याद रखिए, ठीक है? समझ आया जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की? सो मेरे दोस्त, स्पोकन का कोई सिलेबस नहीं होता है, स्पोकन का कोई सिलेबस नहीं होता है। तो सर हम क्या करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, अब मैं आपको जो प्यारी से सब बात समझाता हूं। हम ग्रामर कवर करते हैं डियर। अरे रुको, हम क्या कवर करते हैं? हम ग्रामर कवर करते हैं। और जैसे ही हम ग्रामर कवर करते हैं, जैसे ही हम ग्रामर कवर करते हैं, वो चीजें ऑटोमेटिकली कवर हो जाती हैं। ठीक है, इसको हटाते हैं जरा, वो चीजें ऑटोमेटिकली कवर होती हैं। सो ग्रामर के साथ साथ ये चीजों को लेके चलना है। और आपको मैं पहले से ही आगाह कर दूं, जो भी बच्चा ये सोचेगा ना मैं अपनी बॉडी लैंग्वेज पे आज नहीं बाद में काम कर लूंगा, आप बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंसने वाले हैं। आप एक दिन में बॉडी लैंग्वेज चेंज नहीं कर सकते। जो इंटरव्यू में कभी कभी ब्लेजर पहन के जाते हैं ना, यूं टाई शाई लगा के, यूं ब्लेजर पहन के जाते हैं, टाई शाई लगा, यूं उनके गर्दन भी यूं नहीं हिलती है, क्योंकि उन्हें आदत ही नहीं है। जो जीडी में पहली बार तेज आवाज में बोल रहे होते हैं ना, एंड जब वो खुद की आवाज खुद के कानों में सुन रहे होते हैं, वो भूल जाते हैं, वो खुद ही कंफ्यूज हो जाते हैं, बिकॉज उनको हैबिट नहीं है। They can't hear themselves, वो अपने आप को नहीं सुन सकते, क्योंकि आज तक उन्होंने जोर की बोला ही नहीं, आज तक उन्होंने फेस एक्सप्रेशंस दिए ही नहीं। उनके लिए तो कोई मर जाए, he is dead, पास हो जाए, you are pass। अरे क्या मतलब है? You have cleared your exam, you have passed। अभिषेक बच्चन नहीं बनना है आपने। इसलिए किसी भी एक्टर को देखेगा, जब वो स्टार्टिंग में होता है वो क्या होता है, और जब वो एक्सपीरियंस हासिल कर लेता है तो उसके फेस एक्सप्रेशंस क्या होते हैं। समझ गए आप? पक्का? तो ये चीज अपने दिमाग में रखिएगा। करीब करीब आपको 70 पीडीएफ करीब मिलेंगी। टोटल 70 पीडीएफ आपको मिलनी है, 70 पीडीएफ मिलेंगी इन सब के रिगार्डिंग। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा। सो फिर वो चीज आप इंटरव्यू में क्या, रियल लाइफ में आप एक रोबोट की तरह साउंड करते हैं। व्हेन यू ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश ओनली, यू लुक लाइक अ रोबोट, जिसमें चाबी भर दी है इंग्लिश बोलने की और आप इंग्लिश बोल रहे हैं। ऐसा ना हो जाए आपके साथ, ऐसा ना हो जाए आपके साथ। इसीलिए मैंने क्या आपको क्या बोला था, किसी क्लास का कोई टॉपिक लिखा हुआ नहीं पता चलेगा, क्लास में ही पता चलेगा आज मैं क्या कराऊंगा। ठीक है, डन। चलिए आहिस्ता आहिस्ता। तो और कोई भी बच्चा प्लीज डू नॉट ट्राई टू टीच मी व्हेन शुड आई प्रोवाइड यू द पीडीएफ एंड व्हेन शुड आई नॉट। कोई मुझे ना सिखाने की कोशिश करे पुत्र कि मुझे आपको कब पीडीएफ देना है। एक बच्चा कह रहे सर वोकैब की पीडीएफ दे दो। बेटा मुझे पता है आप कब वोकैब के लायक होंगे, कब मुझे आपको वोकैब देनी चाहिए। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से वोकैब मत मानो। अभी वोकैब ले भी लोगे, आप उनको समझने के लायक भी नहीं हो अभी। ठीक है, तो जब वोकैब देने का टाइम आएगा मैं आपको वोकैब दूंगा। ठीक है ना, बिल्कुल बेफिक्र रहिएगा। चलिए ध्यान से सुनिएगा। आर दे गोइंग टू मुंबई, आर दे गोइंग टू मुंबई, क्या वो मुंबई जा रहे हैं? हाँ, यशी एक बच्ची पूछ रही है। सारी चीजें हर जगह काम आनी बेटा, इंग्लिश स्पीकिंग कहां काम नहीं आती। देखो, आर दे गोइंग टू मुंबई, क्या वो मुंबई जा रही? अब मुझे बताइएगा जरा, मैंने वापसी आते हैं टॉपिक पे, ये हेल्पिंग वर्ब यूज की, अगर मैंने ये हेल्पिंग वर्ब यूज की है, अगर मैंने ये हेल्पिंग वर्ब यूज की है तो ये क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन हो गया, तो ये क्वेश्चन यहां पर आ गया। ठीक है, वेरी गुड, ये क्वेश्चन आ गया यहां पे। आर दे गोइंग टू मुंबई, दैट मीन्स यू आर ट्राइंग टू आस्क समथिंग, यू आर ट्राइंग टू आस्क समथिंग, यू आर नॉट श्योर अबाउट, यू आर नॉट श्योर अबाउट। आप इसके बारे में श्योर नहीं है तो आप सामने वाले से पूछ रहे हैं। पर ध्यान से सुनिएगा, आप इसका रिप्लाई तैयार करो, आप इसका रिप्लाई तैयार करो। इन शॉर्ट यू कैन रिप्लाई यस, दैट्स इट। आर दे गोइंग टू मुंबई? यस, दैट्स इट। इसका रिप्लाई आप सिर्फ हां या ना में दे सकते हो। यस, नो, यस, नो। आर दे गोइंग टू मुंबई? यस। आर दे गोइंग टू मुंबई? नो। यस, नो, दैट्स इट। बट याद रखिएगा कभी रियल लाइफ में मत देना, ये सामने वाले को इंसल्ट कर देता है। सामने वाले ने इतना बड़ा सा क्वेश्चन पूछा, आपने बोला यस, हाँ हाँ हाँ,
डियर, ये अच्छे मैनर्स नहीं है। जब आप सामने वाले को छोटा सा रिप्लाई देके रुकते हैं, आप उसके इंसल्ट कर रहे हैं। आपको बड़े प्यार से बोलना चाहिए, यस दे आर गोइंग, यस दे आर गोइंग, या यस दे आर, यस दे आर। सो दे आर गोइंग ऑटोमेटिकली सेंस आएगा, बट लॉजिकल आपको ये नहीं, इस पे एक टिक करो, आपको बोलना चाहिए यस दे आर गोइंग, यस दे आर गोइंग। आपको कंप्लीट बोलने की जरूरत नहीं है डियर, आप इसको पहले तैयार करो प्रॉपर्टी। यस दे आर गोइंग, हां वो जा रहे हैं। समझ आया? कोई आपसे पूछ रहा है आर यू गोइंग देयर, यस। आप बॉस नहीं है और वो आपका नौकर नहीं है, समझे? क्यों आपसे पूछ रहा बॉस वहां जाएंगे आप, यस। चलो हटा, जल्दी हटा, टाइम नहीं है मेरे पास तेरे से बात करने का, आई डू नॉट हैव टाइम टू टॉक टू यू, यस। रिप्लाई मिला ना, जस्ट गो अवे। नो नो, नॉट लाइक दैट। If someone is asking something to you, you should reply in a decent manner. So never ever try to compile your answer just saying yes or no. कभी भी अपने आंसर को कंपाइल करने यानी कि खत्म करने की कोशिश मत करो हाँ या ना में, आप उसे कंप्लीट करो। Yes they are, no they are not, या no they are not, या yes they are going, ऐसे करना, याद रखिएगा, ठीक है? अब एक बात बताइए बेटा, मैंने इसमें नहीं बताया क्या इग्नोर करना है, क्या पकड़ना है, फेस एक्सप्रेशंस क्या होंगे, पोलाइट वे से कैसे बोलोगे, बॉडी लैंग्वेज क्या होगी। यार हर किसी में जाना है, इसलिए मेरे बच्चे, कुछ बच्चे सिर्फ उस सेंटेंस को पढ़ते हैं, आपको ऐसा नहीं करना, आपको उस पर समय देना है, ठीक है? डन है? वेरी गुड। सो अब ये चीज है, अब आगे ध्यान से सुनिएगा, इसके रिप्लाई आपको तैयार आ गए तो ये हाँ ना है। अच्छा एक बात रखिएगा, मैंने आपको बोला देखो डियर, ये सबको पता है ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, टेंस के हिसाब से है, बट सर आपने कहा या तो टेंस होगा या मॉडल होगा। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, ये तो इसके एग्जाम्पल हो गए, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, शुड आई गो देयर, शुड आई गो देयर टू मीट हर। क्या आप इसका मतलब समझ पा रहे हैं? शुड आई, क्या मुझे वहां हर से मिलने जाना चाहिए, क्या मुझे वहां उससे मिलने जाना चाहिए? शुड आई गो देयर टू मीट हर, शुड आई गो देयर टू मीट हर। तो मैं क्या जानना चाह रहा हूं बेटा, मैं आपसे आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहता हूं कि आप मेरी जगह होते तो आप क्या करते। दिस इज द सेंस, ठीक है? शुड आई गो देयर टू मीट हर, दैट मीन्स आई एम ट्राइंग टू नो योर पॉइंट ऑफ व्यू ऑन दिस इश्यू। इफ यू वर एट माई प्लेस, व्हाट वुड यू डू? इफ यू आर एट माई प्लेस, व्हाट वुड यू डू? अगर आप मेरी जगह हो तो आप क्या करेंगे? देखो अब इसी बातों को मैंने इंग्लिश में बोला, ध्यान से सुनिए। इफ स्पीकर is trying to ask you, should I go there to meet her? That means he wants to know your point of view on this issue. If you were at my place, what would you do? This is the sense behind this question. अब बच्चे उसी बातों को मैंने एक फ्लो से इंग्लिश में बोला, कभी भी तेज नहीं बोलूंगा, ऐसी स्पीड से बोलूंगा आपके हर एक के कान में जाए और आप चीजों को सुनने की आदत डालें। इसलिए इंग्लिश हिंदी बोलना बेहद जरूरी है डियर, हमेशा याद रखना। ये नहीं कि सर एक काम करो 1-1.5 महीने तक ना खाली हिंदी में ही पढ़ा दो हमें, फिर आपको इंग्लिश सुनने की आदत ही नहीं लगेगी। इसलिए याद रखना हिंदी इंग्लिश मिक्स चलाएंगे। और पहले स्टेप आपकी लाइफ में ये होगा, you should start speaking the survival English first. So what do you mean by survival English? Survival English means you can use some English words and some Hindi words while speaking. Try to mix these both languages. After some time, the use of Hindi should be reduced and the use of English should be increased by you. बेटा यहां से छलांग वहां नहीं मारोगे, पहले सर्वाइवल इंग्लिश पे आ जाओ, थोड़ा थोड़ा हिंदी बोलेंगे, थोड़ा थोड़ा इंग्लिश बोलेंगे। ये चीज याद रखना, ये चीज याद रखना। जैसे आपने किसी को बोला डू यू लाइक वॉचिंग मूवीज, यार मेरे को तो इतना पसंद नहीं है, तेरे को है, देखो तुमने
दूसरे से क्या पूछना था, भाई तू मूवी देखता है, तो हम हिंदी में पता कर, भाई तू मूवी देखता है, यार इसी को बोल लो, डू यू लाइक वॉचिंग मूवीज, मेरे को तो पसंद नहीं, तेरे को है, उसी बात को इंग्लिश में बोल दिया, उसी बात को हिंदी में बोल दिया। समझ रहे हो? द बेस्ट वे है टू स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश। डू यू वॉन्ट टू गो देयर, जाना है तेरे को वहां? ये इंडिया है मेरे दोस्त, यहां रिपीट चलता है। पता है क्या कहते हैं, देखो एक बात मैं बताता हूं। सर, हाँ, मैंने बोला हाँ बेटा, ध्यान से सुनना, मैंने बोला सर, क्या मैंने बोला हाँ बेटा, सर दोबारा रिपीट कर दो। मैंने बोला वाह प्रभु वाह, मजाक कर दिया आपने क्या, दोबारा हिंदी में और वही इंग्लिश में, वाह 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 वाह। सबसे बड़ा चांस है आपके पास, क्योंकि याद रखना, व्हेन यू स्पीक इन इंग्लिश एंड यू स्पीक एनी सेंटेंस इन द इंग्लिश लैंग्वेज, देन यू ट्रांसलेट द सेंटेंस इनटू द हिंदी लैंग्वेज, इट हैपेंस इन आवर कंट्री। एंड आपको कोई बेवकूफ नहीं कहेगा, ये हमारे देश में होता है, आप ऐसा कर ऐसे बोल दी। कमाल है, तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। तो याद रखिएगा, इस बात का फायदा आप क्या उठाएंगे। वुड यू लाइक टू ऑर्डर समथिंग, कुछ करना है तेरे को ऑर्डर? अरे ध्यान से सुनना, वुड यू लाइक टू ऑर्डर समथिंग, क्या तेरे को कुछ ऑर्डर करना है? इंग्लिश में बोल दिया, हिंदी में बोल दिया, सामने वाले को बुरा भी नहीं लगेगा। बट इंग्लिश में आराम से बोलना, हिंदी में फिर तुरंत बोलना, टाइम गैप मत लेना। वुड यू लाइक टू ऑर्डर समथिंग, करना है क्या तेरे को कोई ऑर्डर, गैप मत लेना। इससे क्या होगा, आपकी बहुत बेहतरीन रिपीटिशन स्टार्ट हो जाएगा और आप हल्का हल्का महसूस करेंगे। Just like if I say to you guys, if I say to you one thing, you have to speak in English only for 2 minutes. You are going to get confused. Oh my God, sir, I can't speak English for 2 minutes continuously. This is my problem. That is the reason I always say I can understand English, but I'm not comfortable while speaking in English only and continuously. And for 2 minutes, that is impossible for me. This is the reason, my dear students, I told you, please try to speak the survival English first before moving the continuous English. If you want to speak the fluent English, first of all, use the Hindi and the English sentences together. Try to mix these two languages. Mixing is not so difficult for you, for Indian. That is not an impossible task, because from our childhood we are doing this process. We speak a Hindi statement or Hindi word, and then we translate the Hindi word into the English language and we speak together. Just the example, दोबारा repeat कर दो, ये सेंस है यहां पर। समझ आई आपको? समझ आया? मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको बोल दिया। सो ये चीज याद रखिएगा, हम भारतीय हैं और इस बात को मत भूलना, पूरे वर्ल्ड में पहले नंबर पर हम हैं, जो हमारी मदर टंग इंग्लिश नहीं है हम उसे यूज करते हैं। ठीक है, इसलिए कितने सारे शब्द हैं हमें उनकी हिंदी ही नहीं पता, ना टेलीफोन की पता है। ठीक है, अब टेलीफोन केयर दूरभाष केंद्र थोड़ी ना पता है यार, हेल्प मिलेगी। चलिए डियर, सो ये चीजें याद रखना, ये चीजें मैं बार बार नहीं बताऊंगा। इट इज द पार्ट ऑफ योर जर्नी, ये आपकी इस जर्नी का पार्ट है। जब मुझे जो याद आएगा बॉस मैं तभी बताऊंगा। ये नहीं है 5 क्लास बाद कोई बच्चा पूछ सर मैं इंग्लिश कहां से बोलनी चालू करूं, मैं बोलूंगा भाई मैंने पहले बताया है। तो याद रखिएगा, ठीक है? डन है पक्का जो मैंने आज समझाया? वेरी गुड। तो हिंदी इंग्लिश कॉम्बिनेशन सीखो, कॉम्बिनेशन सीखो, फिर हिंदी का इंग्लिश का यूज कम कर दो, इंग्लिश बढ़ा दो। ठीक है, ठीक है। देखो, शुड आई गो देयर टू मीट हर, शुड आई गो देयर मीट हर, ठीक है, तो मुझे वहां जाना चाहिए उससे मिलने। तो आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता दो, बट ये तो क्वेश्चन हो गया, इसका रिप्लाई आपको जो भी देना हो, आई थिंक यू शुड, मुझे लगता है तेरे को जाना चाहिए, तो पूरा मत बोलो आई थिंक यू शुड गो देयर टू मीट हर, आई थिंक यू शुड गो, आई थिंक यू शुड गो, अगर आपको रिप्लाई देना। बट अभी हम रिप्लाई नहीं सोच रहे, अब हम सोच रहे हैं ये जो शुड लिखा हुआ है डियर, ये मॉडल है,
और मैंने आपको बताया था मॉडल भी एक्चुअली हेल्पिंग वर्ब ही होती है। सो इनडायरेक्ट वे में आपने हेल्पिंग वर्ब ही पहले यूज की, इनडायरेक्ट वे में आपने हेल्पिंग वर्ब ही पहले यूज की। सो हेल्पिंग वर्ब का ये फ्लो चार्ट आपको समझ आया, या तो टेंस होगा या मॉडल होगा। बट अभी मैं ज्यादा एग्जांपल्स नहीं लिखूंगा, कम एग्जांपल लिखूंगा। जब मैं आपको टेंस सिखाऊंगा, मॉडल्स बताऊंगा, तो बहुत सारे एग्जांपल्स करेंगे, ठीक है। कॉपी कीजिएगा प्लीज। अच्छा, इसका और क्या क्या, इसके बहुत सारे रिप्लाई हो सकते हैं। देखो, कहीं आपको जाना तय ही है, तय ही है, तो मैंने बोला यार शुड आई गो देयर, ऑफ कोर्स यू शुड। तो ऐसा रिएक्शन भी हम कई बार, अरे आपको क्यों नहीं जाएगा यार। कहीं आपका जाना बिल्कुल प्रॉफिटेबल मुझे लग रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे, वेरी गुड। तो हम यही बोलेंगे ऑफ कोर्स यू शुड गो, डेफिनेटली यू शुड गो। और नॉर्मल पॉइंट ऑफ व्यू के लिए आई थिंक यू शुड गो। और हम क्या बोलते हैं, इट्स अप टू यू, इट डिपेंड्स ऑन यू, इट डिपेंड्स ऑन यू। और हम क्या बोलते थे, योर चॉइस, आई डोंट नो, आई डोंट थिंक सो, आई डोंट थिंक सो, इन माई ओपिनियन यू शुड। कितने सारे रिप्लाई बोल दिए यार। ठीक है, दूसरी बात, शुड आई गो देयर टू मीट, व्हाई नॉट। शुड आई गो देयर टू मीट, व्हाई गो देयर, क्यों जाना वहां। अब आप बोलो सर आपको तो इतने सारे पता है, हमें कैसे पता। बेटा पढ़ के पता चलेगा, पढ़ के पता चलेगा, समझ आया। तो आपको क्या लग रहा है मैं इतने सारे पहले हिंदी में सोच रहा हूं, पागल हो गए हो आप लोग। मैं इतनी हिंदी में सोचूंगा फिर इंग्लिश में बोलूंगा, तो मैं बोलूंगा कब। मेरे दिमाग में ये सेंटेंसेस पहले से स्टोर हैं, सुने हुए हैं, साउंडिंग है, सिंपल है। हो गया ना। चलिए आगे देखते हैं। तो ये चीज हमारे पास हो गई। सो सर आज हमें पता चल गया, आज हमें पता चल गया टाइप नंबर ए क्लोज एंडेड क्वेश्चंस। ठीक है डियर, अब जानते हैं हम टाइप नंबर बी, किसी भी क्वेश्चन मार्क का टाइप नंबर बी, कि एक और क्वेश्चन क्या हो सकता है। ठीक है, ये सारी चीजें सिखाऊंगा, ये मत सोचना कि आप बोल, ये सब आगे सिखानी है मुझे आपको, किसी भी आंसर का रिप्लाई कैसे कैसे कर सकते हैं। ठीक है ना, आज अभी देखेंगे इनको। चलो टाइप नंबर बी मेरे दोस्त ये है, इसको हम बोलते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चन। अच्छा, ओपन एंडेड क्वेश्चन का मतलब पता है क्या होता है भाई, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है उसका क्या आंसर करेगा। मतलब यू हैव टू एक्सप्लेन इट, एक्सप्लेन द आंसर, एक्सप्लेन द क्वेश्चन, ऐसे कह सकते हैं। आपको क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना पड़ेगा, अभी समझाऊंगा मैं ये क्या है, कैसे एक्सप्लेन करना पड़ेगा। इन्हीं को एक प्यारा सा नाम दे दिया जाता है क्वेश्चन वर्ड क्वेश्चंस। क्वेश्चन, ये कुछ ज्यादा ही खिचड़ी बन गई इसकी, क्वेश्चन वर्ड क्वेश्चंस, इनको क्वेश्चन वर्ड क्वेश्चंस भी बोलते हैं। मैं अभी बताता हूं आपको ये क्या है। देखो डियर, अब तक आपका फॉर्मेट था, आप हेल्पिंग वर्ब लगाते थे, फिर आप मेरे दोस्त सब्जेक्ट लगाते थे, और फिर बच्चा पार्टी आप लगाते थे मेन वर्ब, और फिर मेरे भाई आप जो भी एक्सप्लेनेशन करते थे और आप क्वेश्चन मार्क लगा देते थे। दैट्स ऑल। अब आप ध्यान से सुनिएगा, आपको एक नया चेंज यहां करना है, आपको यहां एक नया चेंज करना है। ठीक है, क्या नया चेंज करना है, आपको इससे पहले क्वेश्चन वर्ड लगाना है, क्वेश्चन वर्ड लगाना है। क्यों जा रहे हो, वाई, कहां जा रहे हो, ओहो हो, किसके साथ जा रहे हो, ओहो हो, कब जा रहे हो, कैसे जा रहे हो। तो जैसे जैसे क्वेश्चंस वर्ड ये आपको सीखेंगे, जैसे जैसे मैं आगे जाके इनको सिखाऊंगा, आप कुछ भी लगाओ और क्वेश्चंस बना दो। जैसे चलो मैं एक एग्जांपल लिख देता हूं आपके सामने। मैंने बोला आर यू गोइंग देयर, आर यू गोइंग देयर, क्या आप वहां जा रहे हैं। सो भाई सेंटेंस तो यही बना, डियर आर यू गोइंग देयर। अब इस यही तो, ये तो क्लोज एंडेड क्वेश्चन है, मतलब आप इसका यस या नो में या छोटा सा आंसर कर सकते हो। अब अगर मैं इसको क्या कर दूं, ध्यान से सुनना, इसको मैं ये कर दूं, वाई आर यू गोइंग देयर, वेन आर यू गोइंग देयर, विद होम आर यू गोइंग देयर, सबकी मीनिंग बताता हूं। हाउ आर यू गोइंग देयर,
सो आप जिसकी भी सेंस देनी है अकॉर्डिंग टू मीनिंग आप कुछ भी लगाओ। देखिए, वाई आर यू गोइंग देयर, क्यों जा रहे हो तुम वहां। वेन आर यू गोइंग देयर, कब जा रहे हो तुम वहां। विद होम आर यू गोइंग देयर, किसके साथ जा रहे हो तुम वहां। हाउ, कैसे जा रहे हो, बाय बस, बाय ट्रेन, बाय कार, ऑन फुट, पैदल जा रहे हो, कैसे जा रहे हो। सो मुझे इनके आंसर्स चाहिए, इनके आंसर्स चाहिए। ठीक है, कितना आसान काम है, कितना आसान काम। हाउ कैन आई इंप्रूव माई हैंड राइटिंग, थ्रू प्रैक्टिसिंग। प्रैक्टिस करो आप, हैंड राइटिंग अपने आप सुधरेगी। लिखते दफा ना आप थोड़ा प्यारा प्यारा लिखें। हैंड राइटिंग ऑफ कोर्स मैटर्स अ लॉट। देखो, इंसान को हर तरीके से परफेक्ट नहीं हो सकता, आई नो दैट कि आप परफेक्ट नहीं हो सकते, बट 99% तो बन लो। यहां इंसान क्या करता है ना, हम परफेक्ट थोड़ी ना हो सकते हैं, हाँ तो फिर तो 20% बनेगा भाई, 99% बन ले। मैं राइटिंग भी तो गंदी नहीं लिखता ना डियर। बच्चा कह रहा है सर मुझे भी आपकी जैसी राइटिंग करनी है। जब आप कॉपी करें थोड़ा, अभी भले ही कर लें, बट आप डेली राइटिंग लिखो, कुछ भी सोच के लिखोगे, अच्छी बात है। इनको हम WH फैमिली वर्ड्स भी बोलते हैं, बट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द टेक्निकल टर्म्स, अबाउट द ग्रामेटिकल टर्म्स देयर। आई एम जस्ट सेइंग दीज आर कॉल्ड क्वेश्चन वर्ड्स। तो जैसा जिसका काम वैसा उसका नाम रख दो। इनका काम है क्वेश्चन पूछना, तो इनका क्वेश्चन वर्ड बोल दो। These are also called, these are also known as question word questions and WH family words. So ignore that technical term basically. ये टेक्निकल टर्म इग्नोर करना, फिलहाल आप इसको देखना, ठीक है, फिलहाल आप इसको देखना, ठीक है। हिंदी में मेरी राइटिंग, हिंदी में आई डोंट थिंक कि मेरी राइटिंग हिंदी में अच्छी है, हिंदी में ज्यादा अच्छी नहीं है यार। हम लोग जो इंग्लिश मीडियम स्कूल वाले होते हैं ना, हमारे साथ एक ही प्रॉब्लम होती थी, हिंदी पे ध्यान ही नहीं दिया यार, जो कि बड़ी मूर्खता थी। इंसान को हर चीज में अच्छा होना चाहिए। जो कई लोग नहीं बोलते यार मुझे हिंदी नहीं आती, तो बेटा ये भी तुम्हारा नेगेटिव पॉइंट ही है। कहीं तुम शो ऑफ करने की कोशिश कर रहे हो तुम्हें हिंदी नहीं आती, तो ये नेगेटिव पॉइंट है तुम्हारा, हिंदी नहीं आती। कुछ भी ना जानना आपका नेगेटिव पॉइंट है। ये बात आप लोग अपने दिमाग में बैठा लीजिए। अगर आप भारत देश में रहते हैं एंड यू आर सेइंग यू डू नॉट नो हिंदी, या आपको हिंदी नहीं आती, तो आपकी कमजोरी है। अगर मैं कहता हूं मेरी हिंदी राइटिंग अच्छी नहीं है, तो ये मेरी कमजोरी है। ये इसको हम शो ऑफ करने की जो कोशिश करते हैं ना, वो बकवास है। कभी भी शो ऑफ करने की कोशिश मत करना, खासकर इंटरव्यू में। इंटरव्यू में 0 नंबर दे देगा आपकी स्किल्स के वो। भारत देश में रहते हुए और आप कह रहे हैं हिंदी नहीं आती है, ये चीज शो ऑफ मत करना, कहीं भी मत करना। और दूसरा कोई कर रहा हो तो उसको भी उसकी औकात याद दिलाए, ठीक है। या आमिर खान की वाइफ वाला काम मत करना। हमारे बच्चे भारत देश में सुरक्षित महसूस नहीं करते हैं। वाह जी वाह, भारत का ही खाओ और उसी को बोल रहे हो तुम सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे। भारत के लोग तुम्हें पैसा दे रहे हो, उन्हीं को तुम बोल रहे हो तुम यहां सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे। इसलिए याद रखना, संस्कृत और हिंदी सबसे मेन लैंग्वेजेस हैं। तो अगर आपको नहीं आती है तो ये शो ऑफ ना करें। लास्ट में इंग्लिश का नंबर आता है। ये तो इंग्लिश जॉब हम करते हैं, जॉब में सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक करने होते हैं, सारी कोई भी चीजें वो इंग्लिश में होती हैं। कोई भी आप सॉफ्टवेयर देखो, कोई भी चीज प्रोसेसिंग देखो, कुछ भी देखो, वो सब इंग्लिश में होती है, इसलिए इंग्लिश सीख रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज याद रखिएगा। तो कोई भी ऐसा ना करें चीजें, ये आपका नेगेटिव पॉइंट होगा, ठीक है। सो ज्यादातर आपकी हिंदी सबकी अच्छी है ही, जो भी नॉर्मल हम बोलते हैं वो रखिएगा। डन। चलिए ध्यान से देखिएगा चीजों को। डन है। देखो जी, ये ध्यान रखिएगा अभी फिलहाल ये चीजें, तो ये आप चीजों में याद रखो। तो मैंने बोला इंग्लिश स्पीकिंग हम क्यों सीख रहे हैं, क्योंकि ये रेस्पेक्ट बढ़ाएगी, ये रिस्पेक्ट बढ़ाएगी, ठीक है। आपके प्राइवेट सेक्टर में काम आएगी, आपके स्कूल में काम आएगी। जो स्टूडेंट्स है, ध्यान से सुनना, आप जो आपको लग रहा है जो भी स्टूडेंट्स होते हैं उनको साइंस इंग्लिश में है, उनका हर सब्जेक्ट, स्कूल वाले बच्चों के लिए बात कर रहा हूं बेटा, आपका हर सब्जेक्ट इंग्लिश में है आज के टाइम पे, तो वो चीज बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए। देखिए चलिए अगली बात करते हैं। तो हमें ये समझ आता है आप कैसे भी ऐसे सेंटेंसेस बना सकते हैं, तो दैट्स ऑल, ठीक है। तो सर इनके एग्जांपल सब तब बनाएंगे ना जब आपको टेंस की नॉलेज होगी, और टेंस में जब बेसिक कराऊंगा तब आपको और ज्यादा, ठीक है, और ज्यादा मैं इनके एग्जांपल्स आपको दूंगा। फिलहाल इतने, क्योंकि अब मैं अगर कोई कंफ्यूजिंग या कोई एग्जांपल लिखूंगा
तो आप कंफ्यूज हो जाओगे ये सेंटेंस कौन सा है। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। डन। अब मैं आपसे क्वेश्चन बनवाऊं, तुमने ये काम क्यों किया है, तुमने ये काम क्यों किया है, तुमने ये चेयर पेंट क्यों की है। सो आप सोचने लगेंगे टेंस कौन सा है, तो इसलिए मुझे पहले टेंस कराना होगा तब ये, बट सेंटेंस फॉर्मेशन दिमाग में रखेगा। तो कितने सेंटेंस कवर हुए हमारे, सारे टाइप खत्म नहीं किए हैं हमने, 3 सेंटेंस कवर किए हैं। कितने सेंटेंस कवर हुए, 3 सेंटेंस कवर हुए। पहले बताइएगा अफर्मेटिव, दूसरा बताइएगा नेगेटिव, तीसरा बताइएगा इंटरोगेटिव। ठीक है, पढ़े क्या। अब इनसे हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकालना है, नहीं, हमें स्पोकन सीखना है। तो एक नोट लिखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। मैंने लिखा क्या, क्वेश्चन वर्ड, मैंने क्या लगाया, कॉमा, फिर मैंने क्या लगाया, सब्जेक्ट, फिर मैंने वर्ब, हेल्पिंग वर्ब वगैरह जैसा भी हो और एक्सप्लेनेशन। ठीक है, और ये चीज फुल स्टॉप। आपको पता है आप स्पोकन में ऐसे भी बोल सकते हैं, आपको पता है आप स्पोकन में ऐसे भी बोल सकते हैं। मतलब मैंने क्वेश्चन बोला, जरा ध्यान से सुनिएगा। मैंने आपसे बोला वाई आर यू गोइंग देयर, अभी अभी कहते ना, साथ साथ कॉपी करना। वाई आर यू गोइंग देयर, वाई आर यू गोइंग देयर। ठीक है, डियर आप इसे बोलते दफा ऐसे भी बोल सकते हैं, वाई यू आर गोइंग देयर। आपको ये बात पता थी, आप इसलिए हॉलीवुड मूवीज वगैरह कहीं सुनते हैं तो ऐसे बोलते हैं, और तुम पता कहता गलत बोला, गलत बोला, वाई आर यू होना था, वाई यू आर कैसे हो सकता है। बिल्कुल मेरे दोस्त, बट वो स्पोकन है, स्पोकन में आपका ठहराव कोमा होता है। वाई यू आर गोइंग देयर, वाई यू आर गोइंग देयर, व्हेन आर यू गोइंग, व्हेन यू आर गोइंग देयर, व्हेन यू आर गोइंग देयर, कब तुम वहां जा रहे हो, क्यों तुम वहां जा रहे हो। तो ऐसे भी तो बोलते हैं डियर। ठीक है, ये चीज याद रखना। ठीक है, समझ आया। चलिए, सो याद रखिएगा, when we try to ask something, we can use question word, and after question word we can use the helping verb. But remember one thing guys, while speaking we speak the question word, then stop for a while, then speak the statement direct. You can do so. ठीक है, so why are you going there, why you are going there, why are you going there, why you are going there. हम कई दफा स्पोकन में ऐसे ही बोल देते हैं, बट रिमेंबर वन थिंग, आप इसको बोल के चले या आप इसको बोल के चले, दोनों सही होते हैं। ठीक है, चलिए कॉपी कीजिए। ओके प्रियंका बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। हर्षप्रीत सिंह, अच्छा इसके लिए आपको ये करना है, आप YouTube से सेशंस देख लीजिए। पहले इंग्लिश तो बोलना ऑफ कोर्स आपको सीखना पड़ेगा, चाहे आप किसी के लिए भी इंग्लिश बोलने की प्रिपरेशन कर रहे हो। देखो इंग्लिश सीखने का, बोलने का सबका अलग अलग पर्पस होता है। कोई इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहा है, ठीक है, तो कोई स्कूल में कंफर्टेबल होना चाहता है, कोई अपने लिए सेल्फ रेस्पेक्ट के लिए इंग्लिश सीखना चाह रहा है, कोई अपनी लाइफ के लिए इंग्लिश सीखना चाह रहा है, किसी की हॉबी है इंग्लिश बोलना। सो इंग्लिश बोलना सीख लो आप लोग, ठीक है, आप बोलना सीख लो, उसे आप यूज कहां करोगे इट्स अप टू यू। ठीक है, ठीक है ना, तो ये चीज मैं कहने की कोशिश आपको कर रहा हूं। एक बच्चा कुणाल पूछ रहा है, सर मैं सुबह जल्दी नहीं उठ पाता, इसकी इंग्लिश क्या होगी। बेटा रुक जा, अभी ये दौर में हम नहीं है, ये नर्सरी क्लास का बैच नहीं चल रहा है मेरे बच्चे, कि आप एक एक सेंटेंस पूछो और मैं उनकी एक एक सेंटेंस की इंग्लिश बना के भी आपको बता दूंगा, तब भी कोई फायदा नहीं है। आज मैं एक सेंटेंस बताऊंगा, मेरे पास हजारों बच्चों की कमेंट्स आ जाएगी, सर इसकी भी इंग्लिश बता दो। ये मेरा वादा रहा, जो भी आप पूछ रहे हैं, जो भी सेंटेंस आपके मन में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, आफ्टर कंप्लीटिंग योर बैच आप उसे खुद ट्रांसलेट कर लोगे। यू विल बी एबल टू ट्रांसलेट द स्टेटमेंट बाय योरसेल्फ। यू नीड नॉट मी टू ट्रांसलेट एनीथिंग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू कंप्लीट योर सिलेबस, डोंट वरी एट ऑल। ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम कोई टेंशन मत लीजिए, आप जो भी सेंटेंस पूछ रहे हैं सबके आंसर आपको मिलेंगे। ठीक है, गेट के लिए, आईएएस एग्जाम, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए, या किसके लिए इंग्लिश आपके पास है। आप इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स है, आप स्पीकिंग सीखिए, आप उसको यूज कहां करेंगे तो आप पे डिपेंड करता है। ठीक है,
गॉट इट गाइस? और अभी तो 5 क्लास हमारी हुई नहीं है, कितने कितने प्यारे प्यारे क्वेश्चंस आपके पास होते हैं, ठीक है। इंग्लिश सॉन्ग सुनूं क्या, इंग्लिश मूवीज देखूं क्या? अभी आपको सिर्फ कुछ नहीं करना है, अभी आपको प्लीज कुछ नहीं करना है। ठीक है, अभी आपको कुछ नहीं करना है, रुकिए, आप शांति रखिए, अभी आपको मेरे साथ साथ चलना है। अगर आप किसी इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस होती हैं, वो इंटरव्यूज की वीडियोस देखिए, कैसे कैसे आपको इंटरव्यू में एक्ट करना चाहिए वो सब मैं आपको सिखाऊंगा। बट आपके लिए इंग्लिश होनी चाहिए इंटरव्यू में बोलने के लिए, पहले वो सीख लीजिए आप, ठीक है ना। चलिए बाय बाय, टेक केयर। आई एम जस्ट किडिंग, चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, देखते हैं आगे। अब इन आगे बातों को अगर हम जाने तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को अब यूज करना सीखते हैं। हाउ वी कैन यूज अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस इन आवर डेली कॉन्वर्सेशन। तो अब हमें क्या करना है, बेस्ड ऑन दिस टॉपिक एक पीडीएफ करना है, इस टॉपिक पर बेस्ड हमें एक पीडीएफ करना है। अब उस पीडीएफ को करने के लिए तैयार हो जाइए, डन, वेरी गुड। अब उस पीडीएफ को करने के लिए तैयार हो जाए। दिस पीडीएफ इज कॉल्ड फैमिली पीडीएफ। इफ समवन if someone wants to know about your family, if someone wants to know about your family, so how many questions he may use to know about your family, and how should you answer these questions? This is the PDF based on that information. So let's start this PDF. कोई भी अगर आपके फैमिली, हिंदी में बता देता हूं, कोई भी अगर आपकी फैमिली के बारे में कुछ भी जानना चाहता है सो वो क्या क्वेश्चंस आपसे पूछ सकता है और उन क्वेश्चंस के आप कैसे आंसर दे सकते हैं, ये क्यूट सी पीडीएफ उस पर बेस्ड है। एंड रिमेंबर वन थिंग, यू हैव टू वर्क ऑन योर फेस एक्सप्रेशंस, योर बॉडी लैंग्वेज, योर टोन, एंड इफ यू आर ट्राइंग टू आस्क समथिंग, प्लीज योर फेस शुड लाइक अ क्वेश्चन मार्क, एंड try to imagine the situation just like that you were facing someone and he would ask you something, you have to answer. अब हिंदी में सुन लो, आपको ऐसा एज्यूम करना है जैसे आपके सामने कोई खड़ा है, वो आपसे कुछ पूछ रहा है और आप कैसे उसका आंसर करेंगे। सो ट्राई टू लिव द मोमेंट, इस मोमेंट को जीने की कोशिश करनी है कि सच में ही मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूं और आप मुझसे कैसे आंसर करेंगे। इट्स रियली डिफिकल्ट, बहुत मुश्किल है, बिकॉज दिस इज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म नॉट ऑफलाइन प्लेटफॉर्म, बट वी विल डू इट। हमें मेहनत करनी है, मुश्किल है, हमें मेहनत करनी है। आइए जरा, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी पीपल आर देयर इन योर फैमिली? दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन समवन कैन आस्क यू if he really wants to know about your family. This is the first question he can ask, and this question is, how many people are there in your family? 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 So remember one thing, हमने क्वेश्चन बनाने के लिए यूज किया डियर how many people, ठीक है। अब अगर मैंने हाउ मेनी पीपल यूज किया तो उसके बाद मैंने यूज की हेल्पिंग वर्ब, मतलब वर्ब आ गई, ठीक है, इसको इतना बता के छोड़ता हूं। तो ये चीजें आप ऐसे ही तो कर रहे हो, हाउ मेनी पीपल आर देयर इन योर फैमिली, एंड दिस इज द क्वेश्चन मार्क। चलिए बोलिए, पहले ये नहीं बोलना, और इसको आप आंसर करेंगे अपने हिसाब से, जितने भी मेंबर्स आपकी फैमिली में हैं आप इसे अपने हिसाब से चेंज करेंगे, अपने हिसाब से चेंज करेंगे, जितने भी मेंबर आपकी फैमिली में हैं। ये मैंने लिखा है क्योंकि मेरी फैमिली में 5 पीपल हैं। आप अपने हिसाब से चेंज करेंगे आंसर, अपने हिसाब से आप चेंज करेंगे, ठीक है। हाउ मेनी पीपल आर देयर इन योर फैमिली? हाउ मेनी पीपल आर देयर इन योर फैमिली? एंड आई रिपीट द क्वेश्चन एज वेल। सो आप बोलेंगे देयर आर 5 पीपल इन माई, देयर आर 5 पीपल इन माई फैमिली, माई फादर, माई मदर, हमेशा याद रखिएगा, माई फादर, माई मदर, ब्रदर, sister and me. There are 5 people in my family, my father, mother, and remember one thing, never ever try to repeat my. No,
Ignore the repetition of my. How many people are there in your family? There are 5 people. My father, my mother, my brother, my sister, and me. No, 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 no. You cannot repeat my. Because repetition of any word will irritate anybody. While speaking, if you continuously repeat something, it will irritate the person to whom you are talking. So please avoid repetition of anything while speaking, in Hindi and in English as well. So if someone asks you, how many people are there in your family, you should reply, there are 5 members in my family. There are 5 members in my family: my father, mother, brother, sister, and me. And remember one more thing, you should place me at the end. Never ever start from me. There are 5 members in my family. Me, my father, never ever try to do it. It will sound arrogant. Whenever you speak, place yourself at the end. जब भी आप परिवार के बारे में बताएं, बेटा पापा से शुरुआत करें या मम्मा से शुरुआत करें, कभी भी अपने आप को पहले मत लिख देना. There are 5 members in my family. मी और संस्कार, मैनर सीख मेरे पुत्र. पहले बादियों को लिखो, बाकियों को लिखो. ठीक है, मम्मा पापा मम्मा बोल सकते हैं आप, डजंट मैटर एट ऑल. ठीक है, कभी भी ब्रदर सिस्टर या अपने आप से शुरुआत मत करना. अपने आप को हमेशा लास्ट में रखोगे. दिस इज द फर्स्ट थिंग. एंड द सेकंड थिंग, जब आप ये बोल रहे होगे 5 पीपल इन माय फैमिली, ठीक है, जब आप इसको आंसर कर रहे होगे, सो ये भी चीज आपको अपने दिमाग में रखनी है आंसर करते टाइम, कि अपने आप को लास्ट में रखना है. दूसरा, आप बार बार माई रिपीट नहीं करेंगे, क्योंकि बार बार किसी भी शब्द को रिपीट करना सामने वाले को इरिटेट कर सकता है. ठीक है, सामने वाले को इरिटेट कर सकता है. ठीक है, ठीक है ना 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 ना. पहली चीज हुई. नेक्स्ट देखिएगा बेटा, कभी भी ये मत करना एल्डर सिस्टर, यंगर ब्रदर. नेवर नेवर नेवर. क्वेश्चन पूछा गया है कितने मेंबर हैं आपकी फैमिली में, तो आप सिंपल ये बताएंगे बेटा. आप नहीं बताएंगे कौन बड़ा कौन छोटा, उसने नहीं पूछा. और नेक्स्ट क्वेश्चन होगा उसका कौन बड़ा कौन छोटा है. इसलिए जो मैंने इंग्लिश में बोला उसकी मैंने आपको हिंदी भी करके साथ साथ बता दी. ठीक है ना. आपको पहले हेड ऑफ द फैमिली बताने की जरूरत नहीं है बेटा. पापा हेड ऑफ द फैमिली है, ये आपका वहम है. माँ भी तो घर बनाती है. माँ को आप हाउस वाइफ नहीं बेटा, होम मेकर बोलना. कभी अपनी मम्मी का इंट्रोडक्शन देते टाइम याद रखिएगा, शी इज अ हाउस वाइफ. पिटोगे आप, बहुत बदतमीजी है. शी इज अ हाउस वाइफ, शी इज अ होम मेकर. जहां कॉपी करना हो आप लिख लेना. घर को बनाने वाली है मेरी माँ. शी इज अ होम मेकर, शी इज अ होम मेकर. कभी मत बोलना हाउस वाइफ. शी इज अ होम मेकर. इसलिए माँ और पापा दोनों का अपना दर्जा है. पापा कमाते हैं, पापा जॉब करते हैं, तो मम्मी घर बनाती है. ठीक है, सबलिंग नहीं होता, सिबलिंग्स होता बेटा. आगे आएगा अभी ये भी. ठीक है, बहुत प्यारे बच्चे हैं. चलिए, अगर ये नंबर्स में हो तो 1 सिस्टर 2 ब्रदर्स आप ऐसे यूज कर सकते हैं. बिल्कुल, वेरी गुड क्वेश्चन. आप ऐसे यूज कर सकते हैं. ये रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का बैच नहीं है कि आईएएस एग्जाम की रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन होगी ना. वो कॉम्पिटिटिव बैच होता है डियर. ये इंग्लिश स्पीकिंग का बैच है. यहां बोलना सीख रहे हैं हम, इसमें एरर निकालना थोड़ी ना सीख रहे हैं. ठीक है, नेक्स्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा. और आपको फ्रेम देखो, अब आपको मैंने अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव सिखाया, तो उन पर बेस देखो ना. पीडीएफ ऐसे करते हैं डियर. बेटा इसको बोलते हैं एक तीर से दो शिकार. एक तीर से दो शिकार. आप ये भी सीख रहे हो फैमिली का इंट्रोडक्शन कैसे देना है. आप ये भी सीख रहे हो कैसे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस यूज होते हैं और कैसे अफर्मेटिव सेंटेंसेस यूज होते हैं. आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं. ठीक है,
चलिए ध्यान से सुनिएगा। मैंने बोला डज योर फैमिली लिव इन अ हाउस और एन अपार्टमेंट। डज योर फैमिली लिव इन अ हाउस और अपार्टमेंट। आपकी फैमिली हाउस घर में रहती है या अपार्टमेंट में रहती है? घर में रहती है या अपार्टमेंट में रहती है? क्या बोलेंगे? अब यही है, क्योंकि घर में कई बार क्या होता है ना, आप रेंटेड अपार्टमेंट में रह रहे होते हैं, घर पे रह रहे होते हैं, तो उस केस में आप बोल दोगे, ठीक है, आप बोल दोगे वी लिव इन अ हाउस इन द कंट्री साइड। कोई भी साइड, आप नाम यहां पर कुछ भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं है आपको अपने घर की साइड बताना। आप ये कह सकते हैं लिव इन अ हाउस, विल लिव इन अ हाउस और विल लिव इन अ अपार्टमेंट। और अगर आप रेंटेड के घर में रहते हैं तो आप बोलेंगे विल लिव इन अ रेंटेड हाउस, विल लिव इन अ रेंटेड हाउस। आप ये बोल सकते हैं बेसिकली वी आर फ्रॉम, सपोज बेसिकली वी आर फ्रॉम पटना, वी लिव इन अ रेंटेड हाउस इन दिल्ली। आप ऐसे ही कर सकते हैं, वी लिव इन अ रेंटेड हाउस इन दिल्ली। अगर आपके पास आंसर ऐसा कुछ है तो सब कुछ मैंने बता दिया, ठीक है। वी लिव इन अ हाउस, ठीक है, वी लिव इन अ विलेज, आप कुछ भी बोल देते हैं कई दफा, जैसा आपका मन, अकॉर्डिंग टू यू यू कैन आंसर द क्वेश्चन, ठीक है जी। सो आपको ये बोलना है तो रिपीट द क्वेश्चन, रिपीट द आंसर, अकॉर्डिंग टू यू, अकॉर्डिंग टू यू, ठीक है। सो आप अपने हिसाब से अपने क्वेश्चंस को कंप्लीट चेंज करते हैं, आप अपने हिसाब से अपने क्वेश्चंस को कंप्लीट चेंज करते हैं। सो वी लिव इन अ रेंटेड हाउस एंड ऑल, ठीक है। चलिए, सो आपको इन्हीं को बोलना है, आपको इन्हीं सेंटेंसेस को बोलना है, पीडीएफ वैसे होती है, समझे? ठीक है, जैसे भी आप जो बोल रहा हूं भाई, मुझे आंसर करना है तो आई एम फ्रॉम दिल्ली सो आई लिव इन दिल्ली, आई एम फ्रॉम दिल्ली ओनली, आई एम फ्रॉम दिल्ली ओनली मतलब मैं तो दिल्ली से ही हूं। अगर मुझे अपना आंसर करना है, आई एम फ्रॉम दिल्ली ओनली सो आई लिव इन दिल्ली, आई लिव इन हाउस, ठीक है। आई लिव विद माई फैमिली, मैं अपने परिवार के साथ रहता हूं। जैसा भी आपको जो बोलना है, अकॉर्डिंग टू यू कैन चेंज योर आंसर, ऑफ कोर्स इट्स अप टू यू, अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू योर लाइफ यू विल आंसर इट। क्वेश्चन का तभी तो इसको बता, हम तभी तो हम चीजों को देखते हैं ना, क्या चीज है क्या नहीं। वेरी गुड, चलिए नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन, व्हाट डज योर फादर डू? व्हाट डज योर फादर डू, दैट मीन्स आपके पापा क्या करते हैं। व्हाट डज योर फादर डू, व्हाट डज योर फादर डू। आप उसका कुछ भी आंसर करें, माई फादर इज अ डॉक्टर, माई फादर इज अ डॉक्टर, माई फादर इज अ बिजनेसमैन, माई फादर इज अ फार्मर, माई फादर इज अ मैकेनिक, ठीक है, जो भी है आप उसका आंसर करेंगे। नेक्स्ट वन, ही वर्क्स एट द लोकल हॉस्पिटल। आगे आप एक्सप्लेन करना चाहते हैं, आप उनकी वर्किंग को एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज यू कैन स्टॉप योर आंसर देयर। माई फादर इज अ फार्मर, माई फादर इज अ टीचर, माई फादर इज अ डॉक्टर, माई फादर, ठीक है, इज इन पुलिस और इज इन दिल्ली पुलिस, whatever you want. If you want to stop your answer there, you can do so. If you want to explain the work, you can explain the work of your father. आप अपने पापा का काम एक्सप्लेन करना चाहते हैं, यू कैन एक्सप्लेन इट। आप वहीं पर रोकना चाहते हैं, आप वहां पर रोक सकते हैं। सो ये आपको रियल लाइफ में आंसर भी करना पड़ सकता है, ये आपको रियल लाइफ में पूछना भी पड़ सकता है, व्हाट डज योर फादर डू, व्हाट डज योर फादर डू। अब ये छोटे छोटे प्यारे प्यारे क्वेश्चंस के जब आंसर्स देखेंगे ना तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा डियर। नेक्स्ट वन देखते हैं, नेक्स्ट वन देखते हैं, हाउ ओल्ड इज योर मदर, हाउ ओल्ड इज योर मदर, हाउ ओल्ड इज योर फादर, हाउ ओल्ड इज योर ब्रदर, हाउ ओल्ड इज योर सिस्टर, हाउ ओल्ड आर यू, हाउ ओल्ड आर यू। बेटा मैंने बोला था ना, try to use the old sentence and try to make the new sentence by using that old sentence. उस old sentence को use करके नया sentence बनाने की कोशिश करो। This is the way. So keep all the questions in your mind and try to make your new questions. इन सारे questions को अपने दिमाग में रखो और अपने नए questions बनाने की कोशिश करो, ठीक है। वेरी गुड, इस तरीके से शी इज 40 years old, 1 year younger than my father. If you want to explain it, you can explain, otherwise there is no need to explain it. She is 40 years old, 1 year younger than my father. अब जैसे बोले बताएं, बताना है बताओ, नहीं बताना है मत बताओ। सो आप इसको अवॉइड भी कर सकते हो, आप इसको अवॉइड भी कर सकते हो, आप सिर्फ इतना आंसर कर सकते हो, मतलब इतना यहां तक आंसर कर सकते हो। सो इट्स अप टू यू, ठीक है डियर।
Done. So the remaining part of this PDF I will cover on Monday. आपकी क्लास अब मंडे को होगी. एंड डियर, थैंक यू सो मच आप सबके इतने प्यार के लिए. और वो प्यार ये है डियर, मैं आपको दिखाना चाहूंगा, मैंने कल भी बताया था, ये वो प्यार है. ये बैच हाउसफुल हो चुका है. इस बैच में लिंक के जरिए अब उससे पेमेंट ही हम नहीं ले पा रहे थे. ठीक है, एज यूजुअल लास्ट बैच भी हाउसफुल था, ये बैच भी हाउसफुल है, बट ये 7 डेज में ही हो गया मेरे दोस्त. ये सिर्फ 7 दिन में ही हाउसफुल हो गया है. सो अगर आपके किसी भी फ्रेंड को किसी को भी एडमिशन लेना है, किसी को भी एडमिशन लेना है, सो अब वो एडमिशन 12 तारीख से ले पाएगा. अब वो 12 तारीख से एडमिशन ले सकता है बैच में. इसकी टाइमिंग 4 to 5 होगी, बट कुछ टाइम के लिए, ताकि जितना आपका हुआ है आपके इक्वल उनको समझा के, ठीक है, फिर इस बैच में हम उनको जो है लेकर आएंगे 3 से 4 में. सो स्पोकन बैच 3 से 4 ही रहेगा. आपकी टाइमिंग पे कोई दिक्कत नहीं है, ये न्यू स्टूडेंट्स के लिए है. सो आपके फैमिली या कोई भी स्कूल जाने वाला बच्चा या जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं, ये इंग्लिश स्पीकिंग बैच है. सो स्पोकन इंग्लिश बैच है. इंग्लिश बोलना सिखाया जाएगा, उसको यूज कहां करना है वो इट्स अप टू यू. सो उसके लिए आप बिल्कुल बेफिक्र है. तो अगर किसी को भी ज्वाइन करना है तो अब आप इस बैच में एडमिशन नहीं ले पाएंगे, उनको 4 to 5 में एडमिशन लेना होगा. ऐसा क्यों है सर, इस बैच में डायरेक्ट आ जाएगा? डायरेक्ट आ जाएगा तो उसको डियर, आपको जो मैंने चीजें समझाई है, आपकी थिंकिंग और उसकी थिंकिंग में डिफरेंस होगा. न्यू स्टूडेंट पजल होगा, कैसे इंग्लिश सीखूंगा, क्या क्या होगा, कैसे होगा. तो उनको पहले अच्छे से मैं सारी तसल्ली से चीजें 4 to 5 में समझाऊंगा. जब वो कंप्लीट कर लेंगे आपके बराबर की इंग्लिश की, वो समझ पाए अगले, फिर उसे नेक्स्ट टॉपिक से आपके साथ में अलाउ करूंगा. फिर वो 3 से 4 में ही पढ़ा करेंगे, मतलब 3 से 4 की ही टाइमिंग है. तो सर 3 से 4 में ही एडमिशन ले लेते. बेटा वो पेमेंट लिंक काम ही उतना ही करेगा जितनी सीट्स हमने वहां पर अलाउ की थी, अलॉट की थी. ठीक है, तो वो सीट्स पहले ही फुल हो गई. लास्ट टाइम भी ऐसा हुआ था, तो लास्ट टाइम मैंने एडमिशन लिए ही नहीं थे, बट इस बार बहुत ज्यादा डिमांड थी तो मजबूरी है, एडमिशन लेने पड़ेंगे. ठीक है, सो इसीलिए ये बैच आ रहा है. और इसकी कोर्स फी फिर से वही होगी, 699 होगी. 13 जून से 7 बजे तक, मतलब 12 जून, यानी कि 12 जून को हम इसके एडमिशन से स्टार्ट कर रहे हैं 7 बजे. कल शाम को 7 बजे इसके एडमिशन स्टार्ट होंगे, और कल शाम को 7 बजे से लेकर 13 जून 7 बजे तक इसकी कोर्स फीस 699 रहेगी. अगर आपकी किसी फैमिली में ज्वाइन करना है या दोस्तों को ज्वाइन करना है तो आप उन्हें स्पोकन सलाह दे सकते हैं. ये तो सबके काम का बैच है, चाहे स्कूल का बच्चा हो, चाहे प्रोफेशनल हो. ठीक है, अभी उनके पास भी समय, हर स्पीकिंग यार हर जगह काम आनी है, सिंपल बात है. तो वो इसमें एडमिशन ले सकते हैं. इसमें भी ये चीज याद रखना, इसमें भी याद रखना लिमिटेड ही सीट्स हैं. जैसे ही वो फुल होंगी एडमिशन क्लोज कर दिए जाएंगे. ठीक है, तो इनको पहले मैं अच्छे से बैकअप दूंगा, अच्छे से सारी चीजें पढ़ाऊंगा, उसके बाद ये आपके साथ पढ़ा करेंगे. तो 3 से 4 की ही टाइमिंग रहेगी, बट 1 वीक तक इनकी टाइमिंग ये रखी जाएगी. ठीक है, तो ये चीज आपके लिए नहीं है, आप तो एडमिशन ले चुके हैं. ये उनके लिए, जो आपके फ्रेंड्स वगैरह लेना चाहते हैं, तो आप जरूर से उन्हें बताइएगा अबाउट द बैच. आपकी क्लास डियर अब मंडे को होगी. आपकी ये पीडीएफ जो आज हमने फैमिली पीडीएफ करनी है, ये फैमिली पीडीएफ आगे भी है. देखो आगे भी प्यारे प्यारे क्वेश्चंस हैं कुछ, इनको आप बार बार रिपीट कीजिएगा. देखो दिख रहे हैं ना, जो ये क्वेश्चन है अराउंड 10 to 15 क्वेश्चंस होंगे, दिख रहे हैं. आपको ये रिवाइज करने हैं और इनको मैं मंडे कवर करके फिर नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करेंगे, वो मंडे ही आपको पता चलेगा. सो आपकी क्लास की हेडिंग यही डलेगी, स्पोकन इंग्लिश क्लास 1, स्पोकन इंग्लिश क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5, क्लास 6, ऐसे डलेगी. कोई टॉपिक नहीं होगा, वो आपको क्लास में ही पता चलेगा. ठीक है ना, वो क्लास में ही पता चलेगा कि आज हम क्या करेंगे. सो ये क्वेश्चंस आपके लिए होमवर्क होंगे. सो वी विल मीट ऑन, इसको मैं सेव ही कर देता हूं. याद दिलाइएगा, मैंने स्पोकन उस पीडीएफ पर लिखा था. वी विल मीट ऑन मंडे. हम मंडे को अब हम लोग मुलाकात करेंगे. ठीक है, तो आज के लिए इतना ही. थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर. आप प्लीज सारी चीजों को रिवाइज करें, और मंडे आपके लिए फिर नई पीडीएफ नए टॉपिक के साथ हम लोग मुलाकात करेंगे. आगे कौन सा सेंटेंस का टाइप या क्या करेंगे वो सीखेंगे. ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल एंड थैंक यू सो मच आपके पेशेंस के लिए. जो आप लोग इंटरेस्ट दिखा रहे हो, मुझे कमेंट से पता चलता है कि आप लोग बहुत इंटरेस्ट दिखा रहे हैं. अगर आपने इंटरेस्ट 2.5 से 3 महीने दिखा दिया ना, बस सिर्फ 2.5 महीने भी दिखा दिया ना,
आपको रिजल्ट अभी से जैसे इंप्रूवमेंट हर क्लास में नजर आ रहा है ना, अब 2.5 महीने में दी वाव इंग्लिश अपनी कर जाएंगे। सो तैयार रहें बहुत सारे सेंटेंसेस पढ़ने के लिए और बोलने के लिए। थकना नहीं है, जैसे मैं कभी बोल बोल के नहीं थकता, मैं आपके सामने सेंटेंसेस को बार बार बोलता रहता हूं, बोलता रहता हूं, बोलता रहता हूं। सो बी रेडी। चलिए बाय बाय, टेक केयर। मंडे को मुलाकात होगी 3 o'clock। बाय डियर, बाय बाय।